हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिट और गिटहब के बारे में। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर नोट्स बनाई है, तो मैं यहाँ पर नोट्स को ओपन करता हूँ। तो अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि यहाँ पर गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है और यहाँ पर गिट और गिटहब के बीच में यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ओके, तो चलो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक गिट होता क्या है। तो गिट हमारा एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। ये क्या करता है कि हमारे कोड के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं ना, उसे यहाँ पर ट्रैक करता है। देखो, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल रखा है कि इमेजिन करो कि हम यहाँ पर एक बुक लिख रहे हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ड्राफ्ट्स क्रिएट करते हैं और जब भी हम यहाँ पर उसे देखना चाहे तो हम उसे यहाँ पर देख सकते हैं। सेम तरीके से गिट भी क्या करता है कि हम यहाँ पर कोड के अंदर जो भी चेंजेस करते हैं ना, उसका यहाँ पर एक टाइप से ड्राफ्ट क्रिएट कर देता है। मतलब कि देखो, अगर हम यहाँ पर कोड लिखते लिखते आगे चले जाते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर ऐसा लगता है कि यार हमने कुछ अलग तरीके से कोड लिखा है या ये ठीक कोड नहीं है, तो अगर हम यहाँ पर प्रीवियस कोड के अंदर जाना है तो हम यहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद देखो, वर्क ऑन मल्टीपल वर्जन। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर आपने यहाँ पर हेडर बना दिया, उसके बाद आपने हीरो सेक्शन बनाया और अब आप यहाँ पर फूटर सेक्शन बना रहे हैं। और अब आपके पास यहाँ पर फूटर की 3 डिजाइन है और आप यहाँ पर तीनों को ट्राई करके देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर ब्रांचेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ब्रांचेस क्या होती है, तो उसके बारे में यहाँ पर आने वाले वीडियोज के अंदर बात करने वाले हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए। तो हमें यहाँ पर 3 डिजाइन को ट्राई करना है, तो हम यहाँ पर 3 ब्रांच को क्रिएट करते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर तीनों ब्रांच के अंदर अलग अलग डिजाइन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट के यहाँ पर 3 अलग अलग वर्जन हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर किसी के साथ कोलैबोरेट करना है, तो उसके अंदर भी हम यहाँ पर गिट हेल्प करता है। वो भी इस तरीके से कि हमारा कोड यहाँ पर ओवरराइट ना हो जाए। ओके, तो ये होता है हमारा गिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर गिटहब होता क्या है। तो गिटहब हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसके अंदर हम कोड को स्टोर करवा सकते हैं। और जो कोड स्टोर करता है ना, वो यहाँ पर रेपोजिटरी के अंदर स्टोर करता है। अब यहाँ पर रेपोजिटरी क्या होती है? तो ये कोई नई चीज नहीं होती है। ये सिंपल हमारा एक फोल्डर ही होता है जिसके अंदर हमारा कोड स्टोर होता है। इसे यहाँ पर शॉर्ट में रेपो भी कहते हैं। गिटहब को यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारे प्रोजेक्ट को यहाँ पर दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पर कोई कोड लिखता हूँ और मुझे इस कोड को आपके साथ शेयर करना है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर गिटहब के ऊपर एक रेपोजिटरी बनाऊंगा और उसके अंदर मैं यहाँ पर कोड को स्टोर कर दूंगा। तो अब यहाँ पर गिटहब की वेबसाइट के ऊपर से आप उस कोड को देख सकते हैं। पर देखो, अगर आपको उस कोड को अपने कंप्यूटर के अंदर लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इस रेपो को क्लोन करना होगा। अब यहाँ पर क्लोन कैसे करते, तो अब उसके बारे में कंफ्यूज मत होइए। उसके बारे में हम यहाँ पर आने वाले वीडियोज के अंदर बात करने वाले हैं। उसके बाद जब हम यहाँ पर टीम के अंदर काम करना होता है, तो हम यहाँ पर गिटहब को यूज करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर गिटहब के ऊपर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। मतलब ये गिटहब क्या करता है कि एक टाइप से हमारे कोड का बैकअप रखता है। अब देखो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम यहाँ पर कोड को लोकली लिख रहे होते हैं, मतलब कि हमारे पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर लिख रहे होते हैं, उसके बाद अब हमें यहाँ पर उस कोड को गिटहब के ऊपर पुश करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर गिट की जरूरत होती है। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पर कोई कोड लिखता हूँ, तो उस कोड को मुझे यहाँ पर गिटहब के ऊपर पुश करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर गिट की जरूरत होती है। गिट के बिना मैं यहाँ पर गिटहब के ऊपर कोड को पुश नहीं कर सकता हूँ। तो आपको ये बात भी समझनी है कि यहाँ पर गिट और गिटहब यहाँ पर साथ में वर्क करता है। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर गिट और गिटहब के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो जो हमारा गिट होता है ना, वो हमारा एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है जिसे हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना होता है, जबकि गिटहब यहाँ पर एक वेबसाइट है। नेक्स्ट पॉइंट, गिट क्या करता है कि हमारे कोड के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं ना, उसे यहाँ पर ट्रैक करता है। जबकि गिटहब क्या करता है कि हमारा कोड होता है ना, उसे यहाँ पर स्टोर करता है। हम चाहे तो उस कोड को यहाँ पर पब्लिक भी रख सकते हैं या प्राइवेट भी रख सकते हैं। पब्लिक का मतलब होता है कि हमारे कोड को यहाँ पर सभी लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो गिट होता है ना, वो यहाँ पर इंटरनेट के बिना यहाँ पर चल सकता है, मतलब इसे हम यहाँ पर ऑफलाइन यूज कर सकते हैं। जबकि गिटहब हमारी एक वेबसाइट है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर इंटरनेट की जरूरत होती है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर कोड को पुश करना है या हमें कोड को डाउनलोड करना है। डाउनलोड मीन्स कि मैं यहाँ पर क्लोन की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई रेपोजिटरी बनाता हूँ और आप उसे अपने कंप्यूटर के ऊपर लाना चाहते हैं, तो आपको रेपोजिटरी को क्लोन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो गिट होता है ना, वो हमारे सभी वर्जन की फाइल्स को मैनेज करता है। इसके बारे में हमने यहाँ पर फुटर वाले एग्जांपल में बात की। अगर हमारे पास यहाँ पर फुटर के 3 अलग अलग डिजाइन है, तो हम यहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेस बना के उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो इससे हमारे अलग अलग वर्जन बन जाएंगे। तो गिट इन सभी को यहाँ पर ट्रैक करता है। जबकि गिटहब क्या करता है कि हमें यहाँ पर कोड को स्टोर करने में, दूसरे के साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए या हमें टीम में वर्क करना है, तो इन सभी के लिए यहाँ पर गिटहब हमें हेल्प करता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर गिट और गिटहब यहाँ पर वर्क करता है।
तो अब ये था हमारा आज का वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले कि यहाँ पर गिट को इंस्टॉल कैसे करते हैं। हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि हम यहाँ पर गिट को इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसका सेटअप कैसे करते हैं। ओके, तो चलो इसके लिए मैंने यहाँ पर नोट्स बनाई है, तो मैं यहाँ पर नोट्स को ओपन करता हूँ। तो पहले हम बात करेंगे कि हम यहाँ पर गिट को इंस्टॉल कैसे करते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारा इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसे हम यहाँ पर चेक करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे जिससे हमें यहाँ पर वन टाइम करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर गिट को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर गिट की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जाना है। तो मैं यहाँ पर ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और अब यहाँ पे हमें लिखना है गिट। तो हमारी गिट की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, तो इसके अंदर हमें यहाँ पर जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो हमें इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पर आपका जो भी डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। अभी मैं यहाँ पर विंडो को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर विंडो के ऊपर क्लिक करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड लिखा है, उसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो हमारा डाउनलोड यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक ये यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है तब तक हमें यहाँ पर वेट करना है। तो अभी हमारा डाउनलोड हो चुका है, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक। तो अब ये मैं यहाँ पर परमिशन मांगेगा, तो हमें यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, तो आपको थोड़ा वेट करना है। ओके, तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब देखो, इससे पहले मैंने यहाँ पर गिट को सेटअप किया है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 2 या 3 स्टेप यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पर अगर आप यहाँ पर पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेप देखने को मिलेंगे। तब वो यह करना है कि सिंपल है नेक्स्ट 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 करना है और उसके बाद यहाँ पर फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, तो आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप की नोट्स देखने को मिलेंगी, तो आप यहाँ पर चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। फिलहाल के मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पर गिट को इंस्टॉल तो कर दिया है। तो अभी यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है उसे चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, या हम गिट बैश को भी ओपन कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर गिट का सेटअप करते हैं ना, तब यहाँ पर गिट बैश भी यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखो, मुझे यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर गिट बैश का यहाँ पर शॉर्टकट देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ही आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर गिट बैश को भी ओपन कर सकते हैं, या आप यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को भी ओपन कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर ओपन टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना है। तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि अब हमारा गिट इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमें लिखना है गिट डैश डैश वर्जन। ओके, तो हमें यहाँ पर गिट का वर्जन देखने को मिलेगा। अगर हमारा गिट यहाँ पर इंस्टॉल नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पर हमें वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसे हमें यहाँ पर वन टाइम करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, या हम यहाँ पर गिट बैश को भी ओपन कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमें यहाँ पर लिखना है गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और उसके बाद हमें यहाँ पर नेम को पास करना है। तो हमारा नेम यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, और उसके बाद हमें यहाँ पर क्वोटेशन मार्क के अंदर ईमेल को पास करना है। तो हमारा ईमेल भी यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो चलो अब हम यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ, और अब यहाँ पे लिखना है गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और उसके बाद हमें यहाँ पर क्वोटेशन मार्क के अंदर नेम को पास करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सचिन रावल। उसके बाद हमें यहाँ पर एंटर करना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ईमेल को सेटअप करना है। तो यहाँ पर लिखना है गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, और उसके बाद हमें यहाँ पर क्वोटेशन मार्क के अंदर ईमेल को पास करना है। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ यूजर डॉट ईमेल। उसके बाद मैं यहाँ पर क्वोटेशन मार्क बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर ईमेल को पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ info4srp@gmail.com। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर एंटर करना है। तो अब हमने यहाँ पर नेम और ईमेल दोनों का यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। तो अब ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है उसे में यहाँ पर वन टाइम ही करना पड़ता है। ओके, तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर गिट का कंप्लीट सेटअप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर गिट करता क्या है कि हमारे कोड के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं ना, उसे यहाँ पर ट्रैक करता है। तो अब यहाँ पर गिट हमारे कोड को ट्रैक कैसे करता है उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर देता हूँ, और अब यहाँ पर मैं एक फोल्डर को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करना है कि मैं यहाँ पर लिखना है mkdir, और उसके बाद हमें यहाँ पर फोल्डर का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐप। अब इसकी डायरेक्टरी के अंदर हम यहाँ पर जाते हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना है cd, और उसके बाद हमें यहाँ पर फोल्डर का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐप, और अब इस फोल्डर को हम यहाँ पर वीएस कोड के अंदर ओपन करते हैं। तो मैं क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है कोड स्पेस डॉट, और उसके बाद हमें यहाँ पर एंटर करना है। तो हमारा फोल्डर यहाँ पर वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा।
तो यहाँ पर वेलकम की विंडो को क्लोज करता हूँ और अब यहाँ पे मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ। अब देखो हमने यहाँ पर एक सिंपल फोल्डर क्रिएट किया है। तो अब हम यहाँ पर इसे गिट रेपोजिटरी के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ पर एक कमांड को चलाना होता है। तो यहाँ पर लिखना है गिट इनिट। तो अब ये जो फोल्डर है ना वो यहाँ पर गिट रेपोजिटरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या करता है कि यहाँ पर डॉट गिट नाम की यहाँ पर एक हिडन फाइल बनाता है। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ index.html और मैं यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड को यहाँ पर लिख देता हूँ। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर गिट का स्टेटस चेक करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कमांड होती है, तो हम यहाँ पर लिखना है गिट स्टेटस। तो देखो हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहले यहाँ पर लिखा है ऑन ब्रांच मास्टर, मतलब कि अभी हम यहाँ पर मास्टर नाम की ब्रांच के अंदर है। गिट के अंदर बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर मास्टर ब्रांच के अंदर होते हैं। ओके, देखो अगर हम चाहे तो हम यहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेस को क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल ब्रांचेस को क्रिएट करने की जरूरत कब होती है कि जब हम यहाँ पर टीम के अंदर वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आप यहाँ पर टीम के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो टीम के अंदर आप हो और उसके साथ आपके यहाँ पर दो फ्रेंड है। तो आप यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर हेडर सेक्शन बनाएंगे। आपका जो पहला फ्रेंड होगा वो यहाँ पर हीरो सेक्शन बनाएगा और जो दूसरा फ्रेंड होगा वो यहाँ पर फूटर सेक्शन बनाएगा। तो इससे किसी आपने यहाँ पर काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पर देखो एट अ टाइम हम यहाँ पर एक ही कोड के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन है कि आप यहाँ पर दो एक्स्ट्रा ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं। पहले हमारे जो मास्टर वाली ब्रांच है उसके अंदर आप यहाँ पर हेडर सेक्शन बनाएंगे। दूसरी आप यहाँ पर ब्रांच क्रिएट करेंगे, उसके अंदर आपका फ्रेंड यहाँ पर हीरो सेक्शन बनाएगा। और आप यहाँ पर एक और ब्रांच बनाएंगे, उसके अंदर आपका जो फ्रेंड होगा वो यहाँ पर फूटर सेक्शन बनाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके कोड के यहाँ पर तीन वर्जन क्रिएट हो जाएंगे। और जब आप तीनों का यहाँ पर वर्क हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर ब्रांचेस को मर्ज कर सकते हैं, जिससे कि आपका सभी कोड यहाँ पर मर्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ब्रांचेस को यूज करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है नो कमिट येट। अब इसका मतलब क्या हुआ? कमिट का मतलब होता है कि गिट क्या करता है कि हमारे कोड का एक स्नैपशॉट लेता है और उसे यहाँ पर मैसेज के साथ यहाँ पर स्टोर करता है। तो उसे यहाँ पर कमिट कहा जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है ऑन ट्रैकेड फाइल। देखो हमने यहाँ पर फाइल क्रिएट की ना, उसके साइड में यहाँ पर यू लिखा हुआ है। इसे मैं यहाँ पर थोड़ा जूम करता हूँ। ओके, देखो यहाँ पर यू लिखा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारी फाइल अनट्रैकेड है। मतलब कि अभी जो गिट है ना वो हमारी फाइल को ट्रैक नहीं कर रहा है। पर हम तो चाहते हैं कि गिट यहाँ पर हमारी फाइल को ट्रैक करे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर इस फाइल को ऐड करना होता है। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर लिखना है git add और उसके बाद में यहाँ पर फाइल का नाम लिखना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ index.html। तो देखो यहाँ पे जो यू था ना उसकी जगह पे यहाँ पर ए आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारी फाइल यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब देखो जब भी हम यहाँ पर कोड को ऐड करते हैं ना तो वो यहाँ पर स्टेज हो जाता है। स्टेज का मतलब होता है कि गिट ने अभी तक हमारे कोड का स्नैपशॉट नहीं लिया है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर कमिट करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पर कमांड होती है, तो हमें यहाँ पर लिखना है git commit। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है डैश m और अब हम यहाँ पर कोटेशन मार्क के अंदर मैसेज को पास कर सकते हैं। देखो जो भी हम यहाँ पर मैसेज को पास करते हैं ना उसी में यहाँ पर कुछ मीनिंगफुल यहाँ पर लिखना है। देखो अभी हमने यहाँ पर फाइल क्रिएट की है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्रिएट अ न्यू फाइल। तो यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट अ न्यू फाइल। तो इस टाइप का हमें यहाँ पर कुछ मीनिंगफुल मैसेज लिखना है। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। तो अब हमारा कोड यहाँ पर कमिट हो चुका है। तो इसका हम यहाँ पर स्टेटस देखते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ गिट स्टेटस। तो देखो यहाँ पर लिखा है ऑन ब्रांच मास्टर और यहाँ पर लिखा है नथिंग टू कमिट, मतलब कि अभी यहाँ पर कमिट करने के लिए कुछ भी है नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल के अंदर यहाँ पर कुछ कोड लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक पी टैग बना देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अ पैरा। तो देखो अब यहाँ पर हमारी फाइल के साइड में यहाँ पर एम लिखा हुआ आ रहा है। अब इसका मतलब है मॉडिफाइड। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसे हमें यहाँ पर ऐड करना होगा और उसके बाद हमें यहाँ पर इसे कमिट करना होगा। मतलब कि जब भी हम यहाँ पर कोड के अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसे हमें यहाँ पर ऐड करना होता है और उसके बाद हमें यहाँ पर इसे कमिट करना होता है। तो चलो इसे हम यहाँ पर ऐड करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखना है git add और उसके बाद हमें यहाँ पर फाइल का नाम लिखना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ index.html और अब इसे हम यहाँ पर कमिट करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ git commit -m और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं add p tag। ओके, इस तरह से मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। देखो जैसे ही हमने यहाँ पर इसे कमिट कर दिया उसके बाद यहाँ पर जो एम था ना वो यहाँ से निकल गया है। मतलब कि अब हम यहाँ पर अप टू डेट है। एक बार हम इसका स्टेटस भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट स्टेटस। तो देखो यहाँ पर लिखा है नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब कि अभी हम यहाँ पर अप टू डेट है। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ कोड को ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैं एक डी बना देता हूँ
और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक पी टैग बना देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज द इनर पी टैग। इसके साथ मैं यहाँ पर एक ए टैग बना देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज द ए टैग। और अब यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस और यहाँ पे मैं कुछ कोड लिख देता हूँ। यहाँ पर कलर को यहाँ पर ग्रीन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीन। उसके बाद मैं यहाँ पर फॉन्ट वेट को यूज करता हूँ और इसे हम यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने दो फाइल के अंदर चेंजेस किए। तो हम यहाँ पर ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लिखते हैं git add और उसके बाद हम यहाँ पर फाइल का नाम लिखते हैं। तो अब अगर हमने यहाँ पर 10 बार फाइल के अंदर यहाँ पर चेंजेस किए तो हम यहाँ पर हर बार ऐसा थोड़ी करेंगे कि git add और उसके बाद हम यहाँ पर फाइल का नाम लिखेंगे। इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर सभी कोड को एक ही साथ हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कमांड होती है, तो हम यहाँ पर लिखना है git add और उसके बाद यहाँ पर लिखना है डॉट। तो हमारे सभी चेंजेस यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। देखो, हमने यहाँ पर स्टाइल डॉट सीएसएस बनाई थी ना, तो उसका कोड भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो अब इसे हम यहाँ पर कमिट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखना है git commit -m और हम यहाँ पर मैसेज को पास करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ add div tag and apply style। इस टाइप का मैं यहाँ पर मैसेज लिखता हूँ। अब देखो, अब मुझे क्या करना है कि अभी तक हमने यहाँ पर जो भी कमिट किए ना, उन सभी को मुझे यहाँ पर देखना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक कमांड होती है, तो हम यहाँ पर लिखना है git log। तो अभी तक हमने यहाँ पर जो भी कमिट किए होंगे ना, वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। देखो, यहाँ पर ऑथर के अंदर यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ रहा है और ये ईमेल लिखा हुआ आ रहा है। तो अब ये कहाँ से आ रहा है? तो जब हमने यहाँ पर गिग के सेटअप की बात की थी, तो वहां पर मैंने आपको एक कॉन्फ़िगरेशन करवाया था, जिसके अंदर आपने यहाँ पर नेम और ईमेल को सेट किया था। तो वही नेम और ईमेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, अब देखो, अभी तो हमने यहाँ पर 3 कमिट किए थे, पर यहाँ पर तो 2 ही आ रहे हैं। तो बाकी के आपको कमिट देखने हैं, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर डाउन की होती है ना, उसे आपको प्रेस करना है। तो आपको यहाँ पर नीचे वाले कमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो, जब यहाँ पर एंड लिखा हुआ आ जाए, तो इसका मतलब कि हमने यहाँ पर इतने ही कमिट किए हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर कमिट का मैसेज यहाँ पर देखने को मिलता है। तो पहले हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पर फाइल को ऐड किया था, उसके बाद हमने यहाँ पर पी टैग को ऐड किया था, उसके बाद हमने यहाँ पर div को ऐड किया था और हमने यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई की थी। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर git log को यूज करके आप यहाँ पर सभी कमिट को देख सकते हैं। अब देखो, अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ कोड लिखता हूँ। तो इस div के बाद मैं यहाँ पर एक सेक्शन टैग बना देता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक पी टैग बना देते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज अ सेक्शन टैग। उसके बाद मैं यहाँ पर सेक्शन टैग को यहाँ पर 2 बार कॉपी कर देता हूँ। ओके, तो अब हमारी फाइल यहाँ पर मॉडिफाई हो चुकी है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एक बड़ी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो आपके एक फ्रेंड ने यहाँ पर कोड के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए और अब आपको यहाँ पर पता नहीं है कि यहाँ पर कोड के अंदर चेंजेस कहाँ पर हुआ है। तो उसे चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक कमांड को यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। तो चलो इसे हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखना है git add डॉट। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर हमने कोड के अंदर जो भी चेंजेस किए ना, उसे मुझे यहाँ पर देखना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक कमांड होती है, तो मैं यहाँ पर लिखना है git diff डैश डैश catchit। तो हमें यहाँ पर इस कमांड को चलाना है। तो मैं यहाँ पर इस टाइप का यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करना है कि यहाँ पर इस ब्लू वाले के ऊपर क्लिक करना है। तो हमें यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाएगा कि हमने यहाँ पर क्या चेंजेस किए हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पर इसे पहले से ही ऐड कर दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इस कमांड को चलाया था git diff डैश डैश catchit। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसे कमिट कर देता हूँ। हमने यहाँ पर जो चेंजेस किए ना, उसे मैं यहाँ पर कमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ git commit -m और यहाँ पे मैं लिखता हूँ add section tag। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सेक्शन टैग के बाद मैं यहाँ पर एक div बना देता हूँ। ओके, और इस div के अंदर मैं यहाँ पर एक p टैग बना देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अ div टैग और इस p टैग को मैं यहाँ पर 4 बार कॉपी कर देता हूँ। तो अब इसे हमने यहाँ पर स्टेज नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर चेंजेस को देखने हैं, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है git diff। तो हमें इस टाइप से यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इस ब्लू वाले के ऊपर हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें हाईलाइट करके दिखाई देगा कि हमने यहाँ पर क्या चेंजेस किए हैं। ओके, चलो इसे भी हम यहाँ पर कमिट कर देते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा कि इसे हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ git add डॉट और इसके बाद इसे हम यहाँ पर कमिट करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ git commit -m और यहाँ पे लिखता हूँ add a div tag with p tag। ओके, इस टाइप से मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। तो अब ये भी हमारा कमिट हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर सभी कमिट को देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर git log को यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर सभी कमिट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक गिटहब होता क्या है।
तो गिटहब हमारी एक वेबसाइट होती है जो हमारे कोड को स्टोर करती है। इसके अलावा भी यहाँ पर गिटहब के और भी काम होते हैं, जैसे कि अगर हमें यहाँ पर कोलैबोरेशन करना है तो हम यहाँ पर गिटहब को यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हमें यहाँ पर कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन करना है तो भी हम यहाँ पर गिटहब को यूज़ करते हैं। पर देखो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर गिटहब के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और अब यहाँ पे लिखता हूँ गिटहब। ओके? तो ये हमारी गिटहब की वेबसाइट है, तो हमें इसके अंदर जाना है। अब देखो अगर आपका यहाँ पर गिटहब के ऊपर अकाउंट नहीं है तो पहले आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा। देखो यहाँ पर राइट कॉर्नर में यहाँ पर साइन अप का बटन है, या आप यहाँ पर एक ग्रीन कलर का साइन अप का बटन है, इसके ऊपर भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर गूगल से भी यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप यहाँ पर मैन्युअली भी इन्फॉर्मेशन को पास कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ईमेल पासवर्ड को पास करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर यूजर नेम पास करना है। अब देखो यहाँ पर ये जो यूजर नेम है ना, उसको आपको यहाँ पर ध्यान से पास करना है। इसके अंदर आपको यहाँ पर नंबर और स्पेशल कैरेक्टर को यहाँ पर अवॉइड करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि विदाउट स्पेस आपका नाम पास कर देना है। जैसे कि मेरा नाम यहाँ पर सचिन रावल है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सचिन रावल। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर नाम पास करना है और आपको चेक करना है कि यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। देखो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो अब आपको क्या करना है कि आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ना, उसके बीच में आपको यहाँ पर हाइफन लगा देना है। ओके? और उसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है ये अवेलेबल है या नहीं है। देखो ये भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हमारे नीच रिलेटेड कोई वर्ड भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और हाइफन लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वेब डेव। ओके? तो इस टाइप से हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर यूजर नेम सिलेक्ट करना है। ओके? उसके बाद हमें यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर जो ईमेल पास किया होगा ना, उसके ऊपर यहाँ पर एक ओटीपी आएगी। तो आपको यहाँ पर ओटीपी के साथ यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है। ओके? उसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। चलो क्या यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पर साइन इन करना है। तो आपको यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड को पास करके यहाँ पर साइन इन कर देना है। तो अब यहाँ पर मेरा पहले से अकाउंट है, तो इसे मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। ओके? तो मैंने यहाँ पर अकाउंट के अंदर लॉगिन कर दिया है। तो पहले आपको क्या करना है कि जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोफाइल को कंप्लीट कर देना है। अब देखो यहाँ पर मैंने प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर रेडमी फाइल बनाई है। तो यहाँ पर गिटहब के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के लिए रेडमी फाइल बना सकते हैं और उसे हम यहाँ पर इस टाइप से हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। गूगल के ऊपर यहाँ पर काफ़ी सारे टूल होते हैं जो यहाँ पर रेडमी फाइल को जनरेट करते हैं। ओके? तो आप यहाँ पर अपने लिए भी यहाँ पर रेडमी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमारा मेन पॉइंट है कि हम यहाँ पर गिट और गिटहब को कनेक्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर रेपोजिटरी को क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ पर राइट साइड के अंदर यहाँ पर प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू रेपोजिटरी के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो पहले आपको यहाँ पर रेपोजिटरी का नाम पास करना है। देखो आप यहाँ पर जो भी नाम पास करते हैं ना, वो यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट ट्यूटोरियल। ओके? उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन पास करनी है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज अ फर्स्ट ट्यूटोरियल। ओके? मैं इस तरफ से यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर विजिबिलिटी को सिलेक्ट करना है, तो आप इसे यहाँ पर पब्लिक भी रख सकते हैं या आप इसे प्राइवेट भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ पर पब्लिक रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऐड रेडमी फाइल का ऑप्शन है। तो देखो हम यहाँ पर हर रेपोजिटरी के लिए यहाँ पर रेडमी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर कोई टूल बनाया है तो इसे आप यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ पर डेटा को लिख सकते हैं। तो अब इस रेपोजिटरी के अंदर हम यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, तो इसे मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। ओके? उसके बाद होता है यहाँ पर डॉट गेट इग्नोर फाइल। तो इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर डेटा को पास करते हैं, जिससे हम यहाँ पर गिटहब के ऊपर पुश करना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर नोड मॉड्यूल फोल्डर को हम यहाँ पर गिटहब के ऊपर पुश करना नहीं चाहेंगे, तो उसे हम यहाँ पर गिट इग्नोर फाइल के अंदर लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसकी भी जरूरत नहीं है, तो इससे भी हम यहाँ पर ऐड नहीं करते। ओके? अब मैं यहाँ पर क्रिएट रेपोजिटरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो वह रेपोजिटरी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे भी आप इसे क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखो जो हम यहाँ पर गिटहब के ऊपर रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं ना, उसे यहाँ पर रिमोट रेपोजिटरी कहा जाता है। जबकि जो हम यहाँ पर लोकल यहाँ पर गिट को यूज करके रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं ना, उसे यहाँ पर लोकल रेपोजिटरी कहा जाता है। तो अभी हमारा मेन पॉइंट क्या है कि हम यहाँ पर गिट और गिटहब को कनेक्ट कैसे करते हैं। गिट और गिटहब को कनेक्ट करने का मतलब है कि हम यहाँ पर लोकल रेपोजिटरी को हम यहाँ पर रिमोट रेपोजिटरी के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर लोकल रेपोजिटरी का जो भी कोड है ना, उससे हम यहाँ पर रिमोट रेपोजिटरी के अंदर यहाँ पर कैसे पुश कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि हम यहाँ पर गिट को यूज कैसे करते हैं, तो उसके अंदर हमने यहाँ पर एक लोकल रेपोजिटरी क्रिएट की थी। तो अब हम क्या करेंगे कि उस लोकल रेपोजिटरी को हम यहाँ पर रिमोट रेपोजिटरी के साथ यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर HTTPS वाले लिंक है ना, उससे हमें यहाँ से कॉपी कर देना है और अब हम यहाँ पर लोकल रेपोजिटरी के अंदर जाना है। तो मैं यहाँ पर VS कोड को ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पर रेपोजिटरी क्या होती है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए। रेपोजिटरी सिंपली यहाँ पर हमारा एक फोल्डर ही होता है, जिसे यहाँ पर गिट और गिटहब के अंदर यहाँ पर रेपोजिटरी कहा जाता है। इसे हम यहाँ पर रेपो भी कहते हैं। तो अब इसे मैं यहाँ पर रिमोट रेपोजिटरी के साथ यहाँ पर कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर कुछ कमांड को चलाना होता है। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ।
और अब यहाँ पे लिखना है git remote add origin और उसके बाद हमें यहाँ पर लिंक को पास कर देना है। ओके, तो अब हमारी यहाँ पर लोकल रेपोजिटरी और रिमोट रेपोजिटरी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर गिट का स्टेटस दिखाता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ गिट स्टेटस। ओके, तो देखो यहाँ पर लिखा है ऑन ब्रांच मास्टर। अब देखो जो गिट होता है ना, उसके अंदर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ब्रांच यहाँ पर मास्टर होती है, जबकि हमारी जो रिमोट रेपोजिटरी होती है ना, उसके अंदर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ब्रांच यहाँ पर मेन होती है। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारी लोकल रेपोजिटरी है ना, उसके हमें यहाँ पर ब्रांच को रीनेम करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर लिखना है git branch -m और उसके बाद में यहाँ पर लिखना है मेन। तो हमारी जो ब्रांच होगी ना, वो यहाँ पर रीनेम हो जाएगी और उसका नाम यहाँ पर मेन हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर गिट का स्टेटस दिखाता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर लिखा है ऑन ब्रांच मेन, तो हमने यहाँ पर इसे कनेक्ट भी कर दिया है और हमने यहाँ पर ब्रांच को रीनेम भी कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पर कोड को पुश करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक कमांड को चलाना होता है। तो हमें यहाँ पर लिखना है git push origin में, तो हमें यहाँ पर इस कमांड को चलाना है। तो ये क्या करेगा कि हमारे कोड को यहाँ पर रिमोट रेपोजिटरी के अंदर पुश कर देगा। पर देखो अगर हम यहाँ पर कोई बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर बार बार कोड को पुश करने की जरूरत होती है। तो अगर हम यहाँ पर बार बार यहाँ पर git push origin में लिखना नहीं चाहते, तो हम यहाँ पर एक शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि यहाँ पर git push के बाद हम यहाँ पर -u को ऐड करना है। तो अब इसे ऐड करने से होगा क्या कि अभी क्या करेगा कि हमारे ओरिजिन को यहाँ पर याद रखेगा। तो अब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर कोड को पुश करना होगा, तो हम यहाँ पर सिर्फ git push लिखेंगे तो भी हमारा कोड यहाँ पर पुश हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर इस कमांड को चला देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो हमारा कोड यहाँ पर पुश हो चुका है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा कोड यहाँ पर रिमोट रेपोजिटरी के अंदर आया है या नहीं आया है। लेकिन मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो अब यहाँ हमारी दोनों फाइल यहाँ पर आ चुकी है। मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो देखो हमारा HTML का कोड यहाँ पर आ चुका है। हम यहाँ पर style.css के अंदर जाएंगे, तो हमारा CSS का कोड भी यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लोकल रेपोजिटरी को यहाँ पर रिमोट रेपोजिटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर कोड को पुश कर सकते हैं। अब देखो अगर आप यहाँ पर लोकल रेपोजिटरी के अंदर यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं, तो उसे आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर पुश करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहले आपको इसे ऐड करना होगा, उसके बाद आपको कमिट करना होगा और उसके बाद आपको इसे पुश करना होगा। तो जब हम यहाँ पर लोकल रेपोजिटरी के अंदर वर्क करते हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्टेप को फॉलो करना होता है। हम यहाँ पर चेंजेस को ऐड करते हैं और उसे कमिट करते हैं। पर अगर हम यहाँ पर इसे गिटहब के ऊपर भी दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इसे पुश भी करना होता है। मतलब कि अब आपको यहाँ पर 3 स्टेप को फॉलो करना है, ऐड करना है, कमिट करना है और उसके बाद पुश करना है। तो आपका कोड यहाँ पर गिटहब के ऊपर आ जाएगा। अब देखो मैं आपको कुछ और चीज दिखाता हूँ। जो हमने यहाँ पर कमिट किए थे ना, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे कमिट कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 5 कमिट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो देखो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपने यहाँ पर क्या चेंजेस किए और आपको यहाँ पर मैसेज भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमारे चेंजेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं एक फोल्डर को क्रिएट करता हूँ। जब मैं लिखता हूँ mkdir और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉपी। ओके, तो अब मैं यहाँ पर इस डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ cd कॉपी। ओके, उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर गिटहब अकाउंट को लॉगिन करता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर गिटहब अकाउंट को लॉगिन कर दिया है। तो मैं यहाँ पर रेपोजिटरी के अंदर जाता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर इस रेपोजिटरी को यहाँ पर पुश किया था। तो मैं इसके अंदर यहाँ पर जाता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर एक गिटहब के ऊपर कोड है ना, उसे मुझे यहाँ पर लोकल फोल्डर के अंदर लाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करना होगा कि इस रेपोजिटरी को मैं यहाँ पर क्लोन करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर HTTPS वाले लिंक की जरूरत होगी। तो आपको यहाँ पर कोड के ऊपर क्लिक करना है और ये जो यहाँ पर HTTPS वाले लिंक है ना, उसे मैं यहाँ पर कॉपी कर देना है। अब मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाता हूँ। तो अब हमें यहाँ पर इसे क्लोन करना है, तो हमें यहाँ पर एक कमांड को चलाना होता है। तो मैं यहाँ पर लिखना है git clone और उसके बाद हमें यहाँ पर लिंक को पास कर देना है। ओके, तो अब यहाँ पर रेपोजिटरी क्लोन हो जाएगी। तो इसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर को मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर ओपन करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ कोड डॉट, तो हमारा फोल्डर यहाँ पर VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो देखो ये जो हमारा कॉपी वाला फोल्डर है ना, इसके अंदर यहाँ पर एक और फोल्डर आ चुका है और हमने यहाँ पर रेपोजिटरी का जो नाम लिखा था, उस नाम से यहाँ पर एक फोल्डर बन चुका है। तो इसके अंदर यहाँ पर हमारी 2 फाइल थी, तो हमारी दोनों फाइल यहाँ पर आ चुकी है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर रेपोजिटरी को क्लोन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है। मैं यहाँ पर गिटहब के अंदर जाता हूँ। अब देखो अगर मैं यहाँ पर रेपोजिटरी के अंदर कोई चेंजेस करता हूँ, तो अब आपको ये चेंजेस वाला कोड चाहिए, तो आपको इसे क्लोन करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसे यहाँ पर git pull नाम के कमांड को यूज करके पुल कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रेडमी फाइल नहीं है, तो मैं यहाँ पर रेडमी फाइल को ऐड करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, दिस इज अ फर्स्ट ट्यूटोरियल रेडमी।
इस टाइप से मैं यहाँ पर कुछ ऐड करता हूँ और इसे मैं यहाँ पर कमिट कर देता हूँ। कमिट मैसेज के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट रेडमी डॉट एमडी फाइल। ओके, और इसमें यहाँ पर कमिट कर देता हूँ। तो फिर तो यहाँ पर हमारा कमिट हो चुका है। तो देखो अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने यहाँ पर रिमोट रेपोजिटरी के अंदर यहाँ पर रेडमी फाइल को क्रिएट कर दिया है। पर देखो हमारा जो लोकल कोड है ना उसके अंदर यहाँ पर रेडमी फाइल नहीं है। तो अब हम यहाँ पर उस रेडमी फाइल को यहाँ पर लाना है तो उसे हमें यहाँ पर पुल करना होगा। अब देखो मैंने यहाँ पर रेडमी फाइल को क्रिएट किया है ना, तो इससे मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक बार हमने यहाँ पर रेपो को क्लोन कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पर कोड के अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं ना, तो उससे हमें यहाँ पर पुल करना होता है। तो चलो अब इसे मैं आपको यहाँ पर पुल करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ। अब देखो यहाँ पर हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कमांड चलाएं या हम VS कोड के टर्मिनल के अंदर चलाएं, दोनों में हमारी कमांड यहाँ पर वर्क करेगी। तो इसके लिए यहाँ पर कमांड होती है, तो हम यहाँ पर लिखना है git pull। ओके, तो हम यहाँ पर इस कमांड को चला देना है। तो देखो अब यहाँ में एरर आ रही है, तो ये कह रहा है हमें नॉट अ गिट रेपोजिटरी, मतलब कि अभी हमने यहाँ पर जो फोल्डर क्रिएट किया है ना वो यहाँ पर गिट रेपोजिटरी की तरह यहाँ पर इनिशियलाइज किया नहीं गया है। पर देखो ये जो हमारा फोल्डर है ना उसके अंदर हमारा एक और फोल्डर है और उसके अंदर हमारा कोड है। देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, हमारा ये जो कॉपी वाला फोल्डर है ना उसके अंदर यहाँ पर एक और फोल्डर है, जो हमारा रेपोजिटरी का नाम था ना वही यहाँ पर फोल्डर है। तो हमें चेंजेस तो यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर डायरेक्टरी को चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टरी को चेंज करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ CD, और अब हम यहाँ पर फर्स्ट ट्यूटोरियल वाले फोल्डर के अंदर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट ट्यूटोरियल। अरे यार यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मैं यहाँ पर ठीक करता हूँ CD फर्स्ट ट्यूटोरियल। और अब हम यहाँ पर कमांड को चलाना है, यहाँ पर लिखता हूँ git pull। ओके, तो हमारे चैनल से यहाँ पर पुल हो जाएंगे। तो इसे मैं यहाँ पर मिनिमाइज करता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर रेडमी फाइल भी यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कोड को पुल कर सकते हैं। ओके, हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रांचेस के बारे में। तो अब यहाँ पर ब्रांचेस होती क्या है और इसे यूज कैसे करते हैं, तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये ब्रांच होती क्या है। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं कमांड को चला देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ गिट स्टेटस। तो देखो यहाँ पर लिखा है ऑन ब्रांच में। तो ये जो ब्रांच है ना वो हमारा एक टाइप का स्टोरेज होती है जिसके अंदर हमारा कोड स्टोर होता है। हम चाहे तो हम यहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर ब्रांचेस को क्रिएट क्यों करते हैं। तो देखो जब हम यहाँ पर टीम के अंदर वर्क कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर ब्रांचेस को यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल टाइप की स्टाइल है और उसे हम यहाँ पर अप्लाई करके देखना चाहते हैं तो भी हम यहाँ पर ब्रांचेस को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर हेडर की 2 स्टाइल है और मुझे यहाँ पर दोनों को अप्लाई करके देखना है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर 2 ब्रांचेस को क्रिएट करूंगा, ब्रांच 1 और ब्रांच 2। आप यहाँ पर ब्रांच का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलो इसे मैं आपको यहाँ पर इमेज के थ्रू समझाता हूँ। तो देखो ये हमारी मेन ब्रांच है। ओके, और इसके अंदर हमारा कोड है। तो जब हम यहाँ पर ब्रांचेस को क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो कोड होता है ना उसकी यहाँ पर एक कॉपी बन जाती है। तो देखो मैंने यहाँ पर ब्रांच 1 को क्रिएट किया, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारे मेन के अंदर जो भी कोड होगा ना उसकी यहाँ पर एक कॉपी बन जाएगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर एक और ब्रांच क्रिएट करता हूँ तो उसके अंदर भी यहाँ पर मेन की एक कॉपी बन जाएगी। ओके, तो चलो इसे हम अपन हेडर वाले एग्जांपल से ही समझते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर हेडर की 2 स्टाइल है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर 2 ब्रांचेस क्रिएट करूंगा और जो पहली वाली ब्रांच होगी ना उसके अंदर मैं यहाँ पर पहली वाली स्टाइल को अप्लाई करूंगा और जो दूसरी वाली ब्रांच होगी ना उसके अंदर मैं यहाँ पर दूसरी स्टाइल को अप्लाई करूंगा। और अब मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो ब्रांच 2 वाली स्टाइल है ना वो यहाँ पर ठीक नहीं है, ये जो ब्रांच 1 वाली स्टाइल है ना वो यहाँ पर ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो ब्रांच 1 है ना उससे मैं यहाँ पर मेन ब्रांच के साथ यहाँ पर मर्ज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मर्ज करने से होगा क्या कि हमारी जो ब्रांच 1 होगी ना उसका कोड यहाँ पर मेन के अंदर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर ब्रांच को क्रिएट कैसे करते हैं, उसे मर्ज कैसे करते हैं, उन सभी की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ। तो जब हम यहाँ पर ब्रांच को क्रिएट करना है तो हमें यहाँ पर एक कमांड को चलाना होता है। तो यहाँ पर लिखना है git ब्रांच और उसके बाद हमें यहाँ पर ब्रांच का नाम लिखना होता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ feature1। ओके, अब देखो हमें यहाँ पर हमारी सभी ब्रांच को देखना है तो हमें यहाँ पर एक कमांड को चलाना होता है। तो यहाँ पर लिखना है git ब्रांच। ओके, तो देखो अब यहाँ पर 2 ब्रांच है, एक यहाँ पर feature1 और दूसरी यहाँ पर मेन। अब देखो यहाँ पर जो मेन है ना उसका कलर यहाँ पर ग्रीन है और इसके साथ यहाँ पर इसके आगे यहाँ पर स्टार लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि अभी हम यहाँ पर इस मेन नाम की ब्रांच के अंदर है। तो अब हमें यहाँ पर इस feature1 वाली ब्रांच के अंदर जाना है तो उससे हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना है git चेकआउट और उसके बाद हमें यहाँ पर ब्रांच का नाम लिखना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ feature1। ओके, अब यहाँ पर इस कमांड के अंदर यहाँ पर चेकआउट लिखा है ना तो इसका मतलब होता है कि अभी हम यहाँ पर जिस भी ब्रांच के अंदर है ना उसके अंदर से हम यहाँ पर चेकआउट कर रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर जो भी ब्रांच का नाम लिखा होता है ना उसके अंदर हम यहाँ पर एंटर हो जाते हैं। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर चला लेता हूँ।
और हम यहाँ पर गेट का स्टेटस देखते हैं। ओके, तो देखो अभी यहाँ पर लिखा है ऑन ब्रांच फीचर 1। अब देखो यहाँ पर एक शॉर्टकट होता है, इसे यूज करने से होगा क्या कि हम यहाँ पर ब्रांच को क्रिएट भी कर देंगे और उसके अंदर हम यहाँ पर एंटर भी हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना है गिट चेकआउट डैश बी और उसके बाद हमें यहाँ पर ब्रांच का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फीचर 2। तो अब यहाँ पर फीचर 2 नाम की ब्रांच क्रिएट भी हो जाएगी और उसके अंदर हम यहाँ पर एंटर भी हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर गेट का स्टेटस दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर लिखा है ऑन ब्रांच फीचर 2। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शॉर्टकट को भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हमारे 3 ब्रांचेस है, फीचर 1, फीचर 2 और मेन। ओके, और अभी यहाँ फीचर 2 नाम की ब्रांच के अंदर है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ कोड लिखा हूँ। तो जो डिव है उसके बाद मैं यहाँ पर एक सेक्शन टैग बना देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक H1 टैग बना देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू फीचर। उसके बाद मैं यहाँ पर एक पी टैग बना देता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पर लॉरेम टेक्स्ट को पुट कर देते हैं। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कोड को ऐड करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर इसे कमिट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ git add डॉट। ओके, अब इसके बाद इसे मैं यहाँ पर कमिट करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ git commit -m और यहाँ पर मैं लिखता हूँ add new feature। ओके, इसे मैं यहाँ पर कमिट कर देते हैं। तो अभी हमारा कमिट हो चुका है। पर अभी हमने यहाँ पे जो चेंजेस किए ना वो यहाँ पर फीचर 2 नाम की ब्रांच के अंदर है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मेन ब्रांच के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ गिट चेकआउट मेन। ओके, अब देखो यहाँ पर तो न्यू फीचर वाला यहाँ पर सेक्शन टैग नहीं है। तो अब यहाँ पर फीचर 2 ब्रांच के अंदर जो कोड है उसे हमें यहाँ पर मेन ब्रांच के अंदर लाना है। तो इसे हमें यहाँ पर मर्ज करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर कमांड होती है, तो हमें यहाँ पर लिखना है गिट मर्ज और उसके बाद हमें यहाँ पर ब्रांच का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फीचर 2। तो अब इस कमांड से होगा क्या कि अभी हम यहाँ पर जिस ब्रांच के अंदर है उसके अंदर यहाँ पर हमने जो ब्रांच का नाम लिखा है ना इसका कोड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर चला देता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर एक कोड मेन ब्रांच के अंदर भी आ चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ब्रांच को मर्ज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम ब्रांच को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गिट ब्रांच। तो देखो यहाँ पर 3 ब्रांच है और अभी हम यहाँ पर मेन नाम की ब्रांच के अंदर है। तो अब हमें यहाँ पर इस फीचर 1 और फीचर 2 वाली ब्रांच की जरूरत नहीं है। तो अब इसे हम यहाँ पर डिलीट करना है। तो इसे हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए यहाँ पर कमांड होती है, तो हम यहाँ पर लिखना है गिट ब्रांच -d और उसके बाद हमें यहाँ पर ब्रांच का नाम लिखना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ फीचर 1। तो ये ब्रांच यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर इस फीचर 2 वाली ब्रांच को भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो अब हमारे यहाँ पर दोनों ब्रांचेस डिलीट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर गिट ब्रांच को यहाँ पर चला देता हूँ। तो देखो अभी आप हमारी एक ही ब्रांच है। अब देखो अगर आप यहाँ पर अपने दोस्त के साथ यहाँ पर टीम के अंदर वर्क कर रहे हैं और अब यहाँ पर ऐसा हो कि आपके दोस्त ने और आपने यहाँ पर सेम ही लाइन के अंदर चेंजेस किए हैं और अब इस केस में अब यहाँ पर ब्रांच को मर्ज करते हैं तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसके कारण यहाँ पर गिट ऑटोमेटिकली यहाँ पर ब्रांच को मर्ज नहीं करता है। इसे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। तो अब इस केस में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो इसके बारे में हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो अब यहाँ पर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है? तो देखो जब हम यहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ब्रांच को क्रिएट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ गेट ब्रांच और उसके बाद हमें यहाँ पर ब्रांच का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फीचर 1। अब देखो मैं यहाँ पर आपको सभी ब्रांचेस दिखाता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ गिट ब्रांच। ओके, तो देखो यहाँ पर 2 ब्रांचेस है, एक है फीचर 1 और दूसरे यहाँ पर मेन, और फिलहाल हम यहाँ पर मेन ब्रांच के अंदर है। ओके, तो अब यहाँ पर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कब होता है कि जब हम यहाँ पर 2 ब्रांचेस के अंदर सेम ही लाइन के अंदर हम यहाँ पर चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर मेन नाम की ब्रांच के अंदर है, तो जो बॉडी है इसके बाद मैं यहाँ पर एक H1 टैग बना देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेलकम टू मेल। ओके, अब इसे मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ और अब इसे मैं यहाँ पर ऐड और कमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ git add index.html। अब इसे मैं यहाँ पर कमिट करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ git commit -m और यहाँ पे मैं लिखता हूँ add H1 टैग। ओके, इसे मैं यहाँ पर कमिट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर फीचर 1 वाली ब्रांच के अंदर जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखना है git checkout और इसके बाद हमें यहाँ पर ब्रांच का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फीचर 1। तो देखो हमने यहाँ पर जो मेन के अंदर चेंजेस किए थे वो यहाँ से चले गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ इस बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर एक H1 टैग बना देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेलकम टू फीचर 1। ओके, इसे मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ और अब इसे मैं यहाँ पर ऐड और कमिट कर देता हूँ। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर कमिट कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पर सेम ही लाइन के अंदर यहाँ पर चेंजेस किए हैं। हमने यहाँ पर एक H1 टैग को ऐड किया है पर इसके अंदर के हमने यहाँ पर कंटेंट को चेंज कर दिया है।
मेन ब्रांच के अंदर हमने यहाँ पर लिखा था वेलकम टू मेन, और यहाँ पर फीचर 1 वाली ब्रांच के अंदर हमने यहाँ पर लिखा है वेलकम टू फीचर 1। तो अब हम यहाँ पर इसे मर्ज करेंगे तो हमें यहाँ पर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेन ब्रांच के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ git checkout मेल। ओके, और अब मैं यहाँ पर ब्रांचेस को मर्ज करता हूँ, तो हमें यहाँ पर लिखना है git मर्ज, और उसके बाद हमें यहाँ पर ब्रांच का नाम लिखना है, तो यहाँ पर लिखता हूँ फीचर 1। ओके, तो देखो हमें यहाँ पर एरर आ रही है, तो इसे यहाँ पर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। अब देखो जहाँ पर हेड लिखा होता है ना, वो हमारी करंट ब्रांच का कोड होता है, वह जो नीचे वाला है ना, वो हमारी दूसरी ब्रांच का कोड है। अब देखो जहाँ पर हेड लिखा है ना, इसके ऊपर यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है। पहला यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट करंट चेंजेस। तो अब इससे क्या होगा कि हम यहाँ पर जिस ब्रांच के अंदर है उसका कोड यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर एक्सेप्ट इनकमिंग चेंजेस। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो दूसरी ब्रांच का कोड होगा ना, वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर एक्सेप्ट बोथ चेंजेस। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो दोनों चेंजेस होंगे ना, वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर चौथा ऑप्शन है यहाँ पर कंपेयर चेंजेस। तो अब इससे क्या होगा कि हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी ब्रांच के अंदर यहाँ पर कौन से चेंजेस है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारी जो करंट ब्रांच है ना, मतलब कि हमारी मेन ब्रांच, उसका कोड मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, जिसे मैं यहाँ पर कमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ git कमिट, और इसके मैसेज के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉल्व मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, इसे मैं यहाँ पर कमिट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मेरे एरर आ रही है। तो यहाँ पर एरर क्यों आ रही है? क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर चेंजेस को सिर्फ एक्सेप्ट किया है, हमने यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं किया है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर लिखा है ना रिसॉल्व इन मर्ज एडिटर, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखो अब यहाँ पर राइट साइड के अंदर हमारे करंट चेंजेस है। तो देखो यहाँ पर कॉर्नर के अंदर यहाँ पर डबल टिक का यहाँ पर आइकन है, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर हमें कंप्लीट मर्ज के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर लिखा है मर्ज ब्रांच फीचर 1। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी फीचर 1 वाली ब्रांच है ना, वो यहाँ पर मर्ज हो रही है। तो यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके, तो अब यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गिटहब के अंदर पुल रिक्वेस्ट कैसे वर्क करती है। इसे हम यहाँ पर पीआर भी कहते हैं। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर देता हूँ। तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो कि आप अपने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर वर्क कर रहे हैं, और इसके अंदर आपके फ्रेंड आपको यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। तो आपका एक फ्रेंड है जिसने यहाँ पर कुछ कोड लिखा है, पर उसे ऐसा लगता है कि उसके कोड के अंदर यहाँ पर कुछ एरर और बग हो सकते हैं। तो वो चाहता है कि पहले उसके कोड को रिव्यू किया जाए और उसके बाद उसे ऐड किया जाए। तो वो क्या कर सकता है कि यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट कर सकता है। तो अब यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट करने से होता क्या है कि आपके जो सभी टीम मेंबर है ना, वो यहाँ पर कोड को रिव्यू कर सकते हैं, और अगर उन्हें यहाँ पर एरर या बग दिखता है तो वो यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो अब इससे क्या होता है कि कोई भी कोड को यहाँ पर मर्ज करने से पहले उसका यहाँ पर रिव्यू होता है, और अगर उसके अंदर यहाँ पर कोई एरर या बग है तो उसे सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद ही यहाँ पर कोड को मर्ज किया जाता है। इससे हमारा मेन कोड यहाँ पर सिक्योर रहता है, इसलिए हम यहाँ पर पीआर को यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर कोलैबोरेशन करते हैं तो उसके अंदर भी हम यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं। तो चलो अब इसे हम यहाँ पर प्रैक्टिकली समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर गिटहब अकाउंट को लॉग इन कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर गिटहब अकाउंट को लॉग इन कर दिया है। अब मैं यहाँ पर रेपोजिटरी के अंदर जाता हूँ। तो हमने यहाँ पे एक रेपोजिटरी बनाई थी, इसका नाम है यहाँ पर फर्स्ट ट्यूटोरियल। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर जाता हूँ। तो अभी तो हमारे पास यहाँ पर कोई टीम मेंबर नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर खुद ही यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट को यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो चलो मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर देता हूँ। और हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ब्रांच को क्रिएट करेंगे। तो यार मैं लिखता हूँ गिट चेकआउट -b फीचर 1। ओके, तो मैंने यहाँ पर फीचर 1 वाले ब्रांच को क्रिएट कर दिया है, और इसके अंदर हम यहाँ पर एंटर भी हो चुके हैं। मैं क्या करता हूँ, जो हमारा सेक्शन टैग है ना, इसके बाद में यहाँ पर एक सेक्शन टैग बना देता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक H1 टैग बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज अ न्यू फीचर। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक पी टैग बना देता हूँ, और हम यहाँ पर लॉरम टेक्स्ट को यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब इस पी टैग को मैं यहाँ पर 2 बार कॉपी कर देता हूँ। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर कुछ कोड लिखा है। अब इसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ git add डॉट, उसके बाद इसे मैं यहाँ पर कमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ git commit -m, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ add a new feature। ओके, इसे मैं यहाँ पर कमिट कर देता हूँ। ओके, हमने यहाँ पर इसे सेव नहीं किया था, तो हमें यहाँ पर फिर से इसे कमिट करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसे यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पर इसे कमिट कर देते हैं। ओके, और अब इस कोड को हम यहाँ पर गिटहब के अंदर पुश करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ git push origin, और उसके बाद हम यहाँ पर ब्रांच का नाम लिखना है।
तो यहाँ पे लिखता हूँ फीचर 1। ओके, ओके, तो यहाँ पर पुश हो रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके, तो यहाँ पर ये पुश हो चुका है, तो चलो अब मैं यहाँ पर गिटहब के अंदर जाता हूँ और इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी यहाँ पे हमारी 2 ब्रांच है, तो मैं यहाँ पर दूसरी ब्रांच के अंदर जाता हूँ। ये रही हमारी फीचर 1 वाली ब्रांच, तो इसके अंदर हम यहाँ पर जाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये मैसेज लिखा है कि ये जो हमारी ब्रांच है ना, वो यहाँ पर मेन से यहाँ पर एक कमिट आगे है। तो इसके साइड में यहाँ पर कंट्रीब्यूट का यहाँ पर बटन है, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद हमें यहाँ पर ओपन पुल रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। और अब यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन को लिखना है। तो टाइटल को मैं यहाँ पर एज इट इज रहने देता हूँ और अब यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखता हूँ, हियर आई क्रिएट अ न्यू फीचर। ओके, और उसके बाद में यहाँ पर नीचे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो हमारी पुल रिक्वेस्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो देखो हमने यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो लिखा था ना, वो यहाँ पर आ चुका है। तो अभी तो यहाँ पर हम टीम के अंदर वर्क नहीं कर रहे, इसलिए हमने यहाँ पर खुद ही यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट किया है। तो देखो अब यहाँ पर लिखा है नो कॉन्फ्लिक्ट विथ बेस ब्रांच, मतलब कि हम यहाँ पर इसे मेन ब्रांच के अंदर यहाँ पर मर्ज करेंगे तो हम यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा। पर पहले हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर कोड को रिव्यू करना है। तो देखो अब यहाँ पर फाइल चेंजर का यहाँ पर ऑप्शन है, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो हमारी एक फाइल के अंदर यहाँ पर चेंजेस है, तो देखो हमें यहाँ पे चेंजेस दिखा रहा है कि यहाँ पर कौन से चेंजेस है। तो अब हमारी टीम के मेंबर यहाँ पर कोड को रिव्यू कर सकते हैं और अगर उन्हें यहाँ पर कोड के अंदर कोई एरर दिखती है तो वो यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के लिए यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर राइट साइड के अंदर यहाँ पर रिव्यू चेंजेस का यहाँ पर बटन है, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है और अब यहाँ पे जो भी कमेंट लिखनी है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पर कोड ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड इज ओके, इस टाइप से मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट रिव्यू के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो हमारा कमेंट यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर जितने भी कमेंट्स होंगे वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कोड को रिव्यू कर सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर कोड के अंदर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो हम यहाँ पर कोड को मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मर्ज पुल रिक्वेस्ट लिखा है ना, उसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है और अब यहाँ पर हम जो भी कमिट मैसेज लिखना चाहते हैं उसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर कोई लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो उसे भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर कमिट मर्ज के ऊपर क्लिक कर देना है, तो हमारी ब्रांच यहाँ पर मर्ज हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ पर इस ब्रांच की जरूरत नहीं है, तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। तो चलो अभी यहाँ पर कोड के अंदर यहाँ पर वापस जाता हूँ। तो अभी इस तरीके से हम यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी हम यहाँ पर टीम के अंदर वर्क कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट को यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो कोड होता है ना वो यहाँ पर सिक्योर रहता है। तो जब भी आप यहाँ पर टीम के अंदर वर्क कर रहे हो तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट चेंजेस को मर्ज नहीं करना है, आपको हमेशा यहाँ पर पीआर रिक्वेस्ट को यूज करना है। ओके, हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गिटहब के अंदर फॉर्क क्या होता है। तो चलो मैं यहाँ पर गिटहब अकाउंट को लॉगिन कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर गिटहब अकाउंट के अंदर लॉगिन कर दिया है। तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर फॉर्क होता क्या है। तो फॉर्क का मतलब होता है कि हम यहाँ पर किसी और की रेपोजिटरी की हम यहाँ पर एक कॉपी बना रहे हैं। तो चलो इसे मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर होम पेज के अंदर जाता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं एक रेपोजिटरी को सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑक्टोकैट स्लैश स्पून नाइफ। ओके, इस टाइप से मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो पहली वाली रेपोजिटरी है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर जाता हूँ। ओके, तो इसके थ्रू मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर राइट साइड के अंदर यहाँ पर आपको 3 यहाँ पर बटन देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर देखो बीच में यहाँ पर फॉर्क का बटन है, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पर कोई नई रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं उस टाइप का हमें यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रेपोजिटरी का नाम लिखना है और उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे क्रिएट फॉर्क के ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्क क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमें यहाँ पर फॉर्क बनाने की जरूरत क्यों होती है। तो देखो अगर हम यहाँ पर किसी और की रेपोजिटरी के अंदर हम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्टली कोड के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाता है फॉर्क। फॉर्क को यूज करके हम यहाँ पर दूसरों की रेपोजिटरी की हम यहाँ पर एक कॉपी बना सकते हैं और अब उसके अंदर हम यहाँ पर कोई चेंजेस करना चाहते हैं या हम नया फीचर ऐड करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। और जब हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद रेपोजिटरी का जो ओनर होता है वो हमारी रिक्वेस्ट को रिव्यू करता है और अगर उसे यहाँ पर सब कुछ ठीक लगता है तो हमारे कोड को मर्ज कर देता है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्क को यूज करते हैं।
अब देखो, हमने यहाँ पर रेपॉजिटरी की कॉपी तो यहाँ पर बना दी है, पर अब हमें यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर चेंजेस करने हैं। मतलब कि इसे हमें यहाँ पर वीएस कोड के अंदर हमें यहाँ पर ओपन करना है, तो उसे हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं? वैसे तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर इस रेपॉजिटरी को पहले क्लोन करना होगा और उसे हमें यहाँ पर लोकल सिस्टम के अंदर लाना होगा। उसके बाद हम यहाँ पर वीएस कोड के थ्रू हम यहाँ पर कोड के अंदर यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। और जब हमारा काम हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ पर इसे पुश कर सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर ओनर को लगता है कि हमने यहाँ पर ठीक से वर्क किया है, तो वो हमारे कोड को यहाँ पर मर्ज कर देता है। तो अभी से कैसे यहाँ पर फॉर्क वर्क करता है। तो जब हमें यहाँ पर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर वर्क करना है या हमें किसी के साथ यहाँ पर कोलैब करना है, तो उस केस में हम यहाँ पर फॉर्क को यूज करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम रैपर को क्लोन कैसे करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, तो इन सभी के बारे में हमने यहाँ पर इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर बात की है। तो अगर आपने हमारे इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप उसे हमारे गिट और गिटहब की जो प्लेलिस्ट है ना उसके अंदर से देख सकते हैं। मैं आपको उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो और अब ये हमारा गिट और गिटहब का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।